हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त हम लोग प्रतिदिन क्विज करते हैं, आज भी क्विज चालू है। आज के क्विज में जो मेरा रहेगा कि घटना चक्र का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति। बात समझ में आ गया क्या? आज इसी पर हम लोग सारा के सारा इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ए टू जेड क्वेश्चन का समाधान करेंगे। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज्य को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? तो मौलाना हसरत मोहानी ने कहा था। मौलाना हसरत मोहानी ने कहा था, क्या प्रस्ताव रखा था बाबू कि स्वराज्य को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए। यह किसका स्टेटमेंट है? तो मौलाना हसरत मोहानी का। 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित में से नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा? तो हसरत मोहानी, मौलाना हसरत मोहानी। एक्चुअली में क्या है कि 1921 में अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 1921 का कहाँ पर बाबू? कांग्रेस का अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ था। वहीं पर मौलाना हसरत मोहानी ने प्रस्तावित किया कि स्वराज्य को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त स्वतंत्र या संपूर्ण स्वराज्य के रूप में परिभाषित किया जाए। ठीक है, और इसे कांग्रेस का लक्ष्य माना जाए। किसने कहा था? मौलाना हसरत मोहानी ने। अच्छा देखिए, 1921 में जो कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ था ना, अहमदाबाद में अध्यक्ष था, तो जो अध्यक्ष 1921 के कांग्रेस का अधिवेशन का आयोजन अहमदाबाद में हुआ था, उसका अध्यक्ष कौन थे बाबू? तो CR दास चुने गए थे। उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? CR दास यानी चित्तरंजन दास को चुना गया था। कोई दिक्कत? अच्छा सुनिए, किंतु उनके जेल में होने के कारण हकीम अजमल खान ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। अब CR दास, चित्तरंजन दास को चुना गया था, लेकिन वो जेल में चले गए। तो जेल में होने के कारण उनके स्थान पर उनके जेल में होने के कारण हकीम अजमल खां को इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यानी इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा? तो हकीम अजमल खां द्वारा, हकीम अजमल खां द्वारा। ठीक है। अच्छा सर, कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो 1929 में। यानी कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो 1929 में। ठीक है। दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का एक ऐतिहासिक अधिवेशन लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें संबंधित प्रस्ताव पारित होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया था। और 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि का घंटा, यानी मध्यरात्रि का जो घंटा था ना 12 बजे, ठीक है, का घंटा बजा तो कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर, लाहौर किस नदी के तट पर स्थित है बाबू? तो रावी नदी के तट पर। ठीक है, लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा तिरंगा फहराया। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 को पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी 1930 के दिन पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसीलिए 26 जनवरी को प्रतिवर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता है, या मनाया जाने की घोषणा किया गया। अब मामला हुआ कि 26 नवंबर 1949 को, अब देखिएगा कहानी हम थोड़ा सा अपने से टर्न ले रहे हैं, कारण भी इसका एग्जाम में BPSC पूछ चुका है कि सर 26 नवंबर 1949 को मेरा संविधान बन के तैयार जब हो गया था, अब पूर्णतः उस दिन 15 आर्टिकल को लागू भी किया गया था, आप लोग बखूबी जानते हैं। तो सर ये बताइए कि और सब क्यों नहीं लागू हुआ? आखिर उस दिन क्यों नहीं लागू हुआ हमारा संविधान? पूर्ण संविधान बनकर तैयार था, लेकिन पूर्णतः संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। आखिर ऐसा क्यों सर? क्योंकि देखिए 26 जनवरी के दिन यादगार करना था। इधर मेरा देश 15 अगस्त को स्वतंत्र हुआ था, यानी देश को आज़ादी कब मिला था, यानी भारत और पाकिस्तान कब अलग हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। ऐसे तो 14 अगस्त को पाकिस्तान अलग हो गया था। तो भारत 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है, जबकि पाकिस्तान जो है 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। समझ में आ गया ना? अब मामला आखिर क्यों सर 26 जनवरी 1950 के दिन ही गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वराज्य के रूप में या पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा किया गया था। तो इस दिन को भुलाने के लिए नहीं,
यानी इस दिन को भूला ना जाए आदमी, इसलिए क्या किया गया कि जब 26 नवंबर को बनकर तैयार होगा ना, तो होगा कि थोड़ा देर नवंबर दिसंबर रुक जाया जाए। अब 26 जनवरी को क्या किया जाए, एक महीना बाद, यानी दूसरा महीना, राइट, देखिए 26 नवंबर, 26 दिसंबर, 26 जनवरी, 2 महीना बाद डायरेक्ट क्या किया जाए, लागू हुआ था। चलिए दोस्तों, आगे में है कि ट्रांस हिमालय, हिमालय का वर्गीकरण, हिमालय का। अब देखिए हिमालय का वर्गीकरण 2 प्रकार से हुआ है, एक तो नदियों के आधार पर और एक दिशा के आधार पर, जैसे कि क्षेत्रफल के आधार पर। ट्रांस हिमालय उत्तर से दक्षिण, एक हिमालय का वर्गीकरण हुआ है पश्चिम से पूरब, ठीक है, जो कि नदियों के हिसाब से हुआ है पश्चिम से पूरब। एक हिमालय का वर्गीकरण हुआ है उत्तर से दक्षिण। तो उत्तर से जो दक्षिण विभाजन हुआ है ना बाबू हिमालय का, तो वह 4 भाग में। कौन कौन बाबू, तो देखिए ट्रांस हिमालय जो तिब्बतीय क्षेत्र में पड़ता है सबसे उत्तर, यानी हिमालय के सबसे उत्तरी भाग कौन सा है, ट्रांस हिमालय, या तिब्बतीय क्षेत्र में है। कौन सा, तिब्बतीय क्षेत्र में। अगर बात करें कि ट्रांस हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटियाँ है, ट्रांस हिमालय में ही विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी और भारत की सबसे ऊंची चोटी किस में है, ट्रांस हिमालय के पार्ट ही है, ठीक है। अच्छा सर, अगर बात करें उसके बाद तो महान हिमालय, कौन, महान हिमालय, या इसी को वृहत हिमालय कहा जाता है, ठीक, बीच वाला भाग हो गया। अच्छा, हिमालय के देखिए वृहत हिमालय हो गया, उसके बाद में हो गया कौन सा, मध्य या लघु हिमालय, मध्य या लघु हिमालय। उसके बाद में आ गया शिवालिक हिमालय। तो जो बृहत हिमालय है ना, महान हिमालय, यही सबसे ऊंची चोटी है। यानी यह जो है ना, हिमालय के सभी चोटियों में बात करें कि हिमालय का जो ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, इन चारों में अगर बोले कि कौन सा सबसे ऊंचा है, तो देखिए हिमालय का आकृति यू आकार के है, ठीक है, यानी इधर से भी खाला, इधर से भी खाला और बीच में ऊंचा। तो जो बृहत या महान हिमालय है ना, इसका सबसे अधिक ऊंचाई है, इसका सबसे अधिक ऊंचाई है। अब हम लोग आज एक एक बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर ट्रांस हिमालय में क्या है सर, बृहत हिमालय या महान हिमालय में क्या है, मध्य या लघु हिमालय में क्या है, और बात करें कि शिवालिक हिमालय में कौन कौन सी पहाड़ियाँ है, कौन कौन सी चोटी स्थित है। आइए सुनिएगा, ट्रांस हिमालय को तिब्बतीय हिमालय श्रेणी कहते हैं, यानी तिब्बत वाला पार्ट किस में स्थित है बाबू, ट्रांस हिमालय में। अच्छा सर, ट्रांस हिमालय महान हिमालय का उत्तरी भाग है। ट्रांस जो हिमालय है वह महान हिमालय के उत्तरी भाग है, बिल्कुल सही। उसके बाद में क्या आता है, ट्रांस हिमालय, सॉरी महान हिमालय या बृहत हिमालय, और उससे उत्तर में कौन हो जाएगा, ट्रांस हिमालय। उत्तर में माने ऊपर, उत्तर से दक्षिण, नीचे आइए, सबसे पहले कौन पड़ेगा, ट्रांस हिमालय, उसके बाद में बृहत या महान हिमालय, उसके बाद में लघु, उसके बाद में शिवालिक। समझ में आ गया ना। तो सबसे किनारे कौन हो गया, ट्रांस हिमालय। आई किसके उत्तर में है, तो महान या बृहत हिमालय के उत्तर में है। समझ में आ गया ना। वही चीज कह रहा है कि जो ट्रांस हिमालय है वह महान हिमालय के उत्तरी भाग है। इस श्रेणी का निर्माण अवसादी शैलों से हुआ है। इस श्रेणी का निर्माण किससे हुआ है बाबू, अवसादी शैलों से हुआ है, जहाँ टर्शियरी यानी तृतीय के युग से लेकर कैम्ब्रियन युग तक की शैलें पाई जाती हैं। ठीक है, देखिए ट्रांस हिमालय से ही सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्रा और सांगपो यानी ब्रह्मपुत्रा नदियों पूर्ववर्ती नदियों को जन्म देती हैं। कहने का मतलब है बाबू कि सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या सांगपो, ये चारों नदियाँ जो है किस हिमालय से निकलती हैं, तो ट्रांस हिमालय से ही। और ट्रांस हिमालय में तिब्बतीय पार्ट आता है। आप लोग बखूबी जानते हैं कि तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के पास में राकस ताल से सिंधु और सतलज नदियाँ निकलती है, वहीं से ब्रह्मपुत्र नदियाँ भी निकलती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं और अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं, दिहांग के नाम से। आसाम में किस नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्रा के नाम से। ठीक है, चलिए अब देखिए, काराकोरम श्रेणी को एशिया के रीढ़ कहते हैं, यानी बैकबोन ऑफ एशिया किसे कहते हैं बाबू, तो काराकोरम श्रेणी को। काराकोरम श्रेणी लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत श्रेणियाँ ये सब किस में है, तो ट्रांस हिमालय में ही। ये सब किस में है बाबू, ट्रांस हिमालय में। खुद ही कहते यानी काराकोरम, काराकोरम। ठीक है, चलिए शिवालिक श्रेणियाँ की ऊंचाई कितनी है, तो 900 से 1100 मीटर। जो शिवालिक श्रेणियाँ है बाबू, यानी शिवालिक श्रेणियाँ नवीन पर्वत श्रेणियाँ है हिमालय के, और यह क्या है, बा हिमालय है। और इसकी जो शिवालिक श्रेणियाँ की ऊंचाई कहेगा तो 900 से 1100 मीटर ऊंचा है।
कुमायूं हिमालय निम्नलिखित नदियों के बीच में स्थित है। कुमायूं जो हिमालय है किस नदी के बीच में है बताइए? कुमायूं हिमालय तो सतलज और काली नदी के बीच, सतलज और सिंधु सतलज, सतलज और काली, सतलज और काली, ठीक है। सतलज और काली नदी के बीच में कौन सा है? कुमायूं हिमालय। बताए हैं ना पहले। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है किसका? तो गिरिपद की स्थिति का। यानी अगर कहेगा कि शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर जो क्षेत्र है वह क्या कहलाता है बाबू? तो गिरिपद की स्थिति का। वह किसका उदाहरण है? तो गिरिपद की स्थिति का, ठीक है। अच्छा, वह कौन सी नदी है जो यू टर्न लेती हैं यानी यू आकार की घाटी का निर्माण करती हैं? ब्रह्मपुत्रा नदी। बहुत बढ़िया, ब्रह्मपुत्रा नदी। बता देने के बाद आप लोग बता सकते हैं। लघु हिमालय स्थित है। लघु जो हिमालय है वह कहाँ स्थित है बाबू? तो लघु हिमालय अगर कहेगा ना कि कहाँ स्थित है तो शिवालिक और महान हिमालय में। शिवालिक और महान हिमालय में क्या है? तो लघु हिमालय स्थित है, ठीक है। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो देखिए, शिवालिक, उसके बाद में लघु, उसके बाद में महान, लघु हिमालय, उसके बाद में महान हिमालय। यानी कहेगा कि पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, समझ में आ गया ना। अगर दक्षिण से उत्तर की ओर सजाना होगा तो सबसे पहले शिवालिक, उसके बाद में लघु या मध्य हिमालय, उसके बाद में बृहत या महान हिमालय और उसके बाद में ट्रांस हिमालय। बहुत सुंदर। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो शिवालिक। शिवालिक कैसी पर्वत श्रेणी है बाबू? तो नवीन पर्वत श्रेणियाँ है। बहुत सुंदर। अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। ओ माय गॉड, ठीक है। करे कि सुनिएगा, दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः धौलाधार, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम स्थित है। यानी दक्षिण से अगर उत्तर की ओर कहे कि कौन कौन सा ये थी है बाबू श्रेणी स्थित है, तो धौलाधार, फिर जास्कर, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम। तो काराकोरम सबसे कहाँ है बाबू? तो उत्तर में। काराकोरम कहाँ है? सबसे उत्तर में, याद रखिएगा। दक्षिण में, सबसे दक्षिण में धौलाधार, उसके बाद में जास्कर, उसके बाद में लद्दाख, उसके बाद में काराकोरम। यह ट्रांस हिमालय का भाग है। किसके? ट्रांस हिमालय के श्रेणियाँ हैं। अब सर सुनिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? तो पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, ठीक है। सुनिएगा, पूर्व से पश्चिम सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले कंचनजंगा पूर्व में, उसके बाद में एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। सबसे पश्चिम में कौन सा? तो धौलागिरी। या सबसे पूर्व में कंचनजंगा। कंचनजंगा पर्वत सिक्किम में है। कहाँ पर है बाबू? सिक्किम में है। लेकिन सबसे पश्चिम में कहेगा तो धौलागिरी, धौलागिरी, ठीक है। निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी ऐसी पर्वत श्रेणियाँ हैं जो उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली है? तो सुनिए, दक्षिण से उत्तर की ओर श्रेणी का क्रम सुनिएगा तो सबसे पहले पीर पंजाल, सबसे पहले पीर पंजाल दक्षिण में, उसके बाद में जास्कर, उसके बाद में लद्दाख, उसके बाद में काराकोरम। कौन कोरम? काराकोरम, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों का संलग्न नहीं है? तो पटकाई पहाड़ी कहाँ है बाबू? नागा और पटकाई पहाड़ी यही सब म्यांमार से सीमा साझा करती है, नागालैंड में स्थित है। तो देखिए, पटकाई पहाड़ियाँ असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एवं नागालैंड से संलग्न है। त्रिपुरा राज्य पटकाई पहाड़ियों से संलग्न, यानी त्रिपुरा जो है ना वह पटकाई के पहाड़िया से नहीं लगती हैं, जबकि मिजो पहाड़ियाँ त्रिपुरा से संलग्न है। मिजो पहाड़ियाँ कहाँ है? त्रिपुरा से सीमा लगाती हैं। मिजो पहाड़ियाँ के सीमा टच करता है, लेकिन पटकोई की पहाड़ियाँ नहीं सीमा साझा करता है। तो याद रखिएगा कौन कौन सा बाबू? तो नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, ये सब कहाँ पर? तो पटकाई की पहाड़िया से सीमा साझा करता है, ठीक है। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है बाबू? तो पीर पंजाल श्रेणी जम्मू एवं कश्मीर में पाई जाती है। चलिए दोस्तों, आइए तो अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी अटल टनल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है उसके संबंध में आपको क्या करना है बाबू? बताना है, विचार करना है। अपना विचार दीजिए। तो सुनिएगा, इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है, यानी BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 1960 में हुआ था।
यानी सीमा सड़क संगठन द्वारा अटल टनल का निर्माण किया गया है। यह मनाली और लाहौल स्पीति को जोड़ता है, यानी मनाली और लाहौल स्पीति को अटल टनल जोड़ता है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है, यानी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कौन है बाबू? तो हिमालय के सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो यह ना ट्रांस हिमालय का है। पीर पंजाल किसका है? ट्रांस हिमालय का ही यह श्रेणियाँ है, ठीक है। तो यह हिमालय और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यानी भारत के लिए जो सामरिक दृष्टि यानी आर्थिक दृष्टि से यह क्या है बाबू? महत्वपूर्ण है अटल टनल सुरंग, ठीक है। निम्न हिमालय श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती हैं? तो पूर्वी पीर पंजाल, पूर्वी पीर पंजाल। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती हैं? तो पूर्वी पीर पंजाल को अटल टनल क्या करती है बाबू? पार करती है। पूर्वी पीर पंजाल को अटल टनल क्या करती है? पार करती है। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो कश्मीर घाटी देखिए, बृहत हिमालय व पीर पंजाल, यानी बृहत हिमालय यानी महान हिमालय और पीर पंजाल के मध्य में कौन सा स्थित है? तो कश्मीर घाटी स्थित है। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य को 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में क्या कर दिया गया? इस्टाब्लिश कर दिया गया, यानी स्थापित कर दिया गया। देखिए, तो हिमालय के जो है नदियों के आधार पर बंटवारा करेंगे तो कैसे करेंगे? यानी सिंधु और सतलज नदियों के बीच के जो क्षेत्र होता है ना, इसको हम किस नाम से जानते हैं? पंजाब हिमालय के नाम से। सिंधु और सतलज नदियों के बीच के क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं बाबू? पंजाब हिमालय। सतलज और काली नदी के बीच जो है ना, सतलज और काली नदी के बीच के क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? कुमायूं हिमालय। किस नाम से? कुमायूं हिमालय के नाम से। काली और तीस्ता के बीच का जो क्षेत्र है ना, इसको नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और तीस्ता और कौन सा? दिहांग। तीस्ता और दिहांग नदियों के मध्य के क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? आसाम हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब सर सिंधु नदी की लंबाई की बात करें तो सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। 2880 किलोमीटर है। यह मानसरोवर झील के राकस ताल से निकलती हुई, ठीक है, अरब सागर में गिर जाती है पाकिस्तान होते हुए, कोई दिक्कत। अब उसके बाद में बात करते हैं कि सतलज नदी की लंबाई कितना है बाबू? 1500 किलोमीटर। यह भारत में शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश से होते हुए भारत में प्रवेश करती हैं। और क्या सर? तो इसमें क्या है कि यह राकस ताल से भी नदियाँ निकलती हैं। अच्छा, उसके बाद में आता है कौन सा? काली नदी। काली नदी जो है ना, यह नेपाल साइड से निकलती हैं, ठीक है। गंडक भी नेपाल से निकलती है। कोसी भी कहाँ से निकलती है? नेपाल से निकलती है, ठीक है। अब देखिए, ये तो नदियों के आधार पर हो गया ना बंटवारा। चलिए देखिएगा कथन और कारण सुनिएगा। कथन कह रहा है कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी हैं। कारण कह रहा है कि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। तो इसका क्या है बाबू? तो दोनों कथन सही है कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी होती हैं, यानी सालों भर बहती हैं। जो हिमालय से नदियाँ निकलती हैं वह वर्षा जो है उसमें सालों भर जल रहता है, यानी वो कभी सूखती नहीं है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। हिमालय जो है अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। ऐसे भी जान जाइए कि भारत में सबसे अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से ही होती है। और सबसे पहले मानसून किस राज्य में प्रवेश करती हैं? केरल में, जून के महीने में। कब बाबू? जून के प्रथम सप्ताह में केरल में मानसून एंट्री कर जाता है, प्रवेश कर जाता है, ठीक है। अच्छा, आइए सुनिएगा। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी होती है, बिल्कुल सही है। हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है, यानी ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही पुष्टि करता है। जो हिमालयी है ना, नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन है बाबू? तो बृहत हिमालय श्रेणी। अगर पूछेगा कि हिमालय की रचना जो है समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी अगर पूछेगा कि कौन है, तो बृहत हिमालय श्रेणी है। यानी बबुआ कहे का मतलब कि जो बृहत या महान हिमालय है ना, वह हिमालय के सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, याद रखिएगा। और सबसे नवीनतम कहेगा तो शिवालिक है।
और सबसे प्राचीनतम बृहत है, न कि ट्रांस हिमालय मार दीजिएगा, ठीक है। यही बृहत हिमालय या महान हिमालय सबसे ऊंचा है। बात समझ में आ गया ना। अच्छा, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभव भौगोलिक प्रभाव क्या होता? आईएएस का क्वेश्चन है, ये सब आईएएस के क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। यानी यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती, जो हिमालय का पर्वत श्रेणियां है ना बाबू, अगर वह मान लीजिए नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक भौगोलिक प्रभाव क्या होता? तो सुनिएगा, इसमें देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। देख लीजिए, यानी साइबेरिया से जो शीत लहर आता सीधा के सीधा, अगर हिमालय पर्वत नहीं रहता तो भारत में एंट्री करता। अच्छा, और क्या होता सर? तो सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। यानी जो सिंधु गंगा मैदान है इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता है। यानी इतना जो सुविस्तृत जलोढ़ मृदा है ना सिंधु गंगा मैदान में, तो वो जलोढ़ मृदा नहीं होता, ठीक है। अच्छा सर, मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। जो आज मानसून के स्थिति है इससे क्या होता? भिन्न होता। तो बिल्कुल 1 2 3 तीनों क्या है कथन सही है, ठीक है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है बाबू? तो भाबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाबर। यानी उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है, भाबर कहा जाता है, ठीक है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, कौन सा बाबू? तो शिवालिक। देखिए, ट्रांस हिमालय, शिवालिक, अरावली, बृहत हिमालय। तो देखिए, शिवालिक जो है ना हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, यानी पर्वत से जस्ट उसके पाद में लगा हुआ है, यानी उसके जस्ट नीचे स्थित शहर कौन सा है? शिवालिक पहाड़िया स्थित है। जो दून द्वार हरिद्वार ये सब है ना, तो शिवालिक पहाड़िया में ही स्थित है, ठीक है। शिवालिक पहाड़िया निम्न में से किसका हिस्सा है? तो हिमालय का। अगर पूछेगा कि शिवालिक पहाड़िया किसका है, तो किसका हिस्सा है बाबू? तो हिमालय का, ना कि पश्चिमी घाट का, सतपुड़ा का, अरावली का। तो किसका है? हिमालय का। हिमालय का कौन सा ऐसा श्रेणी है, कौन सा ऐसा भाग है जो कि काफ़ी कटा छटा भाग है? हिमालय का कटा छटा भाग है, बताइए। मध्य या लघु या मध्य या निम्न हिमालय का सबसे कटा झटा भाग है, ठीक है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है किससे बाबू? तो सेनेजोइक युग में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। तो काराकोरम श्रेणी को एशिया की रीढ़ कहा जाता है। काराकोरम किस में पाया जाता है बाबू? किस हिमालय में? तो ट्रांस हिमालय में। यानी जो काराकोरम श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है, जास्कर श्रेणी है, ये सब किस में है? ये ट्रांस हिमालय में। किस में? ट्रांस हिमालय में। अच्छा, काराकोरम जो श्रेणी है वह पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। जो काराकोरम श्रेणी है ना वह POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोशी लद्दाख श्रेणी में स्थित है। यानी विश्व की तीव्र ढाल वाली, सबसे तेज ढाल वाली चोटी राकापोशी कहाँ पर स्थित है बाबू? तो लद्दाख में। कहाँ पर है? लद्दाख में स्थित है। अब देखिएगा, अब है कि बृहत हिमालय, इसी को कहते हैं महान हिमालय। यानी बृहत हिमालय या महान हिमालय, या इसी को आंतरिक या हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। यह हिमालय की सर्वोच्च सतत व ऊंची श्रृंखला है। इसमें 6100 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे पर्वत शिखर पाए जाते हैं। किस में? तो बृहत या महान हिमालय में, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या बाबू? तो विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर इसी चोटी में है। कौन सा बाबू? तो माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है ना माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई 8848 है, ठीक है। तो यह विश्व के सबसे ऊंचा सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो यह किस में पाया जाता है? तो महान हिमालय में। किस में? महान हिमालय में पाया जाता है। जबकि भारत की सबसे ऊंची चोटी जो K2 है ना, या गाडविन अस्टीन 8611 मीटर इसकी लंबाई है, यह किस में पाया जाता है? ट्रांस हिमालय में। बात को समझ में आ गया क्या? गाडविन अस्टीन जो पर्वत है ना, इसको गौरी नंदा पर्वत के नाम से जाना जाता है। जो K2 है यानी गाडविन अस्टीन पर्वत है बबुआ, उसको गौरी नंदा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। कोई दिक्कत? अब देखिए, जो बृहत हिमालय या महान हिमालय में ये तो पता चल गया कि विश्व के सर्वाधिक तीव्रतम ढाल वाली विश्व के सबसे ऊंची चोटी पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। किस में पाया जाता है बाबू? महान हिमालय में। अच्छा, विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट
8,848 मीटर इसी श्रेणी में स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर बछेंद्री पाल सर्वप्रथम कब चढ़ी थी? 1884 में। कब? 1884 में बछेंद्री पाल 1984, ठीक है, 1984 ईस्वी में। यानी बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने वर्ष 1984 में माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। अब देखिए, निम्न हिमालय या लघु हिमालय। लघु हिमालय जो है ना, बृहत हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है। किससे? मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है। किससे बाबू? तो बृहत हिमालय से लघु हिमालय या निम्न हिमालय। अब देखिए, बृहत हिमालय या लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है, ठीक है। यह महान हिमालय के दक्षिण में लगभग उसके समानांतर पूर्व पश्चिम दिशा में विस्तृत है। यह हिमालय की सबसे कटी छठी पर्वत श्रृंखला है। यानी हिमालय के सबसे कटी छठी पर्वत श्रृंखला कौन है बाबू? तो निम्न या लघु हिमालय। निम्न या लघु हिमालय, इसी को मध्य हिमालय भी कहा जाता है। पीर पंजाल, धौराधर, ठीक है, नागटिपा, महाभारत इस भाग की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं। यानी महाभारत पर्वत श्रेणियाँ अगर कह दे कि महाभारत पर्वत श्रेणियाँ किस श्रेणी में हिमालय के पाया जाता है? तो लघु हिमालय में। लघु हिमालय को ही मध्य हिमालय कहा जाता है। लघु हिमालय को ही मध्य हिमालय कहा जाता है, ठीक है। पीर पंजाल श्रेणी में स्थित दो प्रमुख दरे हैं, बुर्जिल व बन्निहार दरे। यानी पीर पंजाल श्रेणी किस में है बाबू? तो पीर पंजाल श्रेणी कहेगा तो वह है किस में? निम्न या लघु हिमालय या मध्य हिमालय में है। अब पीर पंजाल श्रेणी में ही बुर्जिल दरा और बन्निहाल दरे स्थित है। जवाहर श्रीनगर मार्ग जो है ना, जवाहर सुरंग से होकर गुजरता है। ओए रुक, चलिए देखिए, पीर पंजाल जो श्रेणी है ना, इसी में है कौन सा बाबू? बुर्जिला और बनिहाल दरा। और जवाहर सुरंग श्रीनगर जम्मू मार्ग को क्या करता है? जोड़ता है। कश्मीर की घाटी, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति, कांगड़ा, कुल्लू घाटियाँ, ये सब किस में है? तो लघु या मध्य हिमालय में ही स्थित है। अब सर, जो लघु हिमालय है वह लघु हिमालय जो है ना, लघु हिमालय से जो शिवालिक हिमालय है ना, वह किससे अलग होता है? तब मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा। मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा लघु या मध्य हिमालय से कौन सा? तो बाह्य या शिवालिक हिमालय जो है अलग होता है। किससे? मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा। अच्छा सर, देखिए, शिवालिक जो है ना, हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। कैसी है? हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है या हिमालय की सबसे बाहरी एवं दक्षिणी पर्वत श्रेणी है। यानी देखिए, उत्तर, उसके बाद में सबसे पहले ट्रांस, उसके दक्षिण में आइए तो कौन हो जाएगा? महान या बृहत हिमालय, उसके बाद में लघु या मध्य हिमालय, और सबसे दक्षिण में शिवालिक या कौन सा? शिवालिक हिमालय। और शिवालिक हिमालय को ही कौन सा हिमालय कहते हैं? ये शिवालिक हिमालय को ही बाह्य हिमालय के नाम से जाना जाता है, बाहरी हिमालय, ठीक है। अच्छा सर, इसी में कौन सा है? तो इसी में बबुआ शिवालिक हिमालय कहा जाता है। हिमालय की यह सबसे नवीन पर्वत श्रेणियाँ है। इसी में दून, द्वार, ठीक है, इसी में देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, हरिद्वार, ये सब घाटियाँ किस में है? दून, द्वार घाटियाँ किस में है? शिवालिक हिमालय में ही। कोई डाउट? चलिए, अब देखिए, हिमालय का वर्गीकरण हम पश्चिम से पूर्व की ओर कर रहे हैं, यानी नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण। तो चलिए दोस्त, कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है बाबू? तो कश्मीर घाटी पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य, यानी पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य कौन सा स्थित है? तो कश्मीर घाटी स्थित है। निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? तो लद्दाख का पठार। लद्दाख जो पठार है ना, वह अक्साई चीन का क्या है? भाग है। कौन सा? लद्दाख का पठार अक्साई चीन का भाग है। ये सब देखिए एकदम इम्पोर्टेंट है, यही सब एग्जाम में पूछ रहा है कि कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है? तो पीर पंजाल और किसके? तो बृहत हिमालय के बीच में है, ठीक है। और अक्साई चीन अगर पूछेगा किस में है? तो लद्दाख पठार में स्थित है अक्साई चीन। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई कितनी है? तो 8,850। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई कितनी है? महान हिमालय का 8,850 है। हिमालय पर्यायवाची है किसका? तो मध्य हिमालय का। हिमालय जो है ना बाबू, देखिए कि इतना छोटा सा क्वेश्चन है घुमाने वाला, ईपीपीसीएस मेंस में पूछा है। हिमाचल पर्यायवाची है किसका? तो मध्य हिमालय का। मध्य हिमालय का पर्यायवाची कौन है? हिमाचल है। ऑप्शन में है शिवालिक, महान हिमालय, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय, ये आपको कहिए कि लघु हिमालय का पर्यायवाची है हिमाचल। हिमाचल जो है ना, लघु या मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। सुनिए,
पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली है। पुलिकट झील कहाँ है बाबू? मणिपुर। पुलिकट झील यहाँ है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर स्थित है पुलिकट झील। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर स्थित है। कौन है? पुलिकट झील। कोई दिक्कत है? आइए, हिमालय पर्वत श्रेणी या निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? जो हिमालय पर्वत श्रेणियाँ है किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो देखिए, उत्तराखंड का है, सिक्किम का है, हिमाचल प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। उत्तर प्रदेश का हिमालय से कोई लेना देना नहीं है। सिक्किम देखिए हिमालय से लगा है, उत्तराखंड लगा है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल किसका पर्यायवाची है? तो मध्य या लघु हिमालय का। बहुत सुंदर। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? तो बताइए कौन सी श्रेणी? तो हिमालय श्रेणी जो है ना, हिमालय श्रेणी नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, हिमालय जो श्रेणी है वह नवीनतम श्रेणी है। और अरावली पर्वत श्रृंखला भारत में सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। महान हिमालय को हिमाद्री श्रेणी भी कहा जाता है, यानी जो महान हिमालय है उसको हिमाद्री श्रेणी भी कहा जाता है। अगर कहेगा कि भारत की कौन सी नवीनतम श्रेणी है तो कौन सा है बाबू? तो हिमालय श्रेणी। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो हिमाद्री श्रेणी। कौन सा? हिमाद्री श्रेणी। यानी महान हिमालय को हिमाद्री श्रेणी भी कहा जाता है। या हिमाद्री जो श्रेणी है बाबू वह भारत की नवीनतम श्रेणी है। नवीनतम श्रेणी है। अब सुनिएगा, ठीक है बाबू। चलिए, हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? तो कश्मीर हिमालय में। कश्मीर हिमालय में बाबू कौन सा? तो करेवा भू आकृति पाई जाती है। करेवा भू आकृति पाई जाती है किसमें बाबू? तो कश्मीर हिमालय में। कश्मीर हिमालय में करेवा भू आकृति पाई जाती है। सुनिए, लघु हिमालय के परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। जो लघु हिमालय है ना, उसकी परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। अब बाह्य हिमालय का शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यह दोनों क्या है बाबू? कथन सही है। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। किसका बाबू? तो सरोवरीय मैदान का। सरोवरीय मैदान का, यानी मणिपुर में जो घिरा इम्फाल बेसिन है ना, वह सरोवरीय मैदान। सरोवर माने तालाब, तो सरोवरीय मैदान का हिस्सा है। कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो तिब्बत में। कैलाश पर्वत किस में स्थित है बाबू? तिब्बत में। चलिए दोस्तों, यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके दोस्तों के पास शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें, ठीक है। और वीडियो जब भी छोड़े तो जल्दी से 4000 लाइक पूरा करें। अब देखिए लाइट कट जा रहा है, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, आप लोग खुद समझदार हैं देखने वाले, ठीक है। और देखिएगा, जैसे 4000 अभी कॉल कंप्लीट करा दीजिए। लाइट के अभाव के कारण फ्यूज थोड़ा सा स्थगित था। आज हम लोग नेचुरल लाइट में यह वीडियो बना रहे हैं। जो यह फ्यूज हुआ आज नेचुरल लाइट में हुआ, यानी सौर ऊर्जा के सौर प्रकाश में हुआ, ठीक है। इसलिए आप लोग एकदम दबा के लाइक ठोकिए। और कमेंट में कुछ लिखना है तो लिख दीजिए, नहीं तो जय जयकार कीजिए। चलिए।